हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का जो बायोलॉजी का बुक है उसका जो यूनिट फर्स्ट है उसका चैप्टर 2 जो है अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत का वर्गीकरण इस चैप्टर को हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और इसको हम जानेंगे कि आखिर जो है जीव जगत जो है उसको उसका वर्गीकरण कैसे हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, इसके पहले चैप्टर 1 जो है इस चैनल पर जो है हिंदी मीडियम में अपलोड हो चुका है। आप इस चैनल पर जा कर के और चैप्टर 1 को भी देख लें। ठीक है, तो चलिए जीव जगत का वर्गीकरण इसको अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले इस चीज को हम लोग जान लें। देखिए हम लोगों को इसमें मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ना है, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में पढ़ना है, फंजाई किंगडम के बारे में पढ़ना है, प्लांटी किंगडम के बारे में पढ़ना है, एनिमेलिया किंगडम के बारे में पढ़ना है और हम लोग को 2.6 में जो है वायरस, विरोइड तथा लाइकेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो 2.1 में फिर से देखिए मोनेरा किंगडम, 2.2 में प्रोटिस्टा किंगडम, 2.3 में फंजाई किंगडम, 2.4 में प्लांटी किंगडम, 2.5 में एनिमलिया किंगडम और 2.6 में वायरस, विरोइड तथा लाइकेन। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। जीव जगत का वर्गीकरण। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं के आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। अरिस्टोटल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, अरस्तु ने किया था। ठीक है, उन्होंने जो है, और अरस्तु को जान लीजिए, ये आपके फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं और अरस्तु जो है फादर ऑफ जियोलॉजी भी है। ठीक है, और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, ट्री में, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, ट्री में और वृक्ष, ट्री में और झाड़ी एवं शाक, हर्ब सर्ब में जो है इसको देख करके प्लांट को जो है इसको उन्होंने पादप को जो है सरल आकार की लक्षण के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। अब प्राणियों का वर्गीकरण कैसे कर दिया, तो रेड ब्लड कर्पसल्स, लाल रक्त जो कर्पसल्स है उसके उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर किया था वर्गीकरण उन्होंने प्राणियों का। ठीक है, तो देखिए अब लिनियस के काल में आगे देखते हैं हम लोग। देखिए लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी पादप एवं एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। यह पद्धति कुछ काल तक अपनाई जाती रही थी। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी ससीम केंद्रकी तथा प्रोकैरियोटी असीम केंद्रकी एवं कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, ध्यान दीजिए, इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिसमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाली परिवर्तन शामिल है, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या, देखिए इसमें जो है कह रहा है, ध्यान से इसको देखिए,
कह रहा है कि पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों जिनमें सम्मिलित समूह या जीवधारियों में होने वाली परिवर्तन शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पर कहा है, क्या कहा है, प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। उसके बाद कह रहा है कि पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। ठीक है, इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां, विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों जिनमें सम्मिलित समूह या जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका तालिका 2.1 में 5 जीव जगत के लक्षण, इधर लक्षण लिखा है, इधर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे के सारे 5 जगत हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, देखिए कोशिका प्रकार प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और इधर कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि। ठीक है, चलिए देखिए, तो मोनेरा जो है इसका कोशिका प्रकार प्रोकैरियोटिक होता है और इसका कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज रहित बहु सैकराइड प्लस एमिनो अम्ल का बना हुआ रहता है। उसका केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित होता है। काय संरचना कोशिकीय होती है। पोषण की विधि जो है स्वपोषी होता है। ठीक है, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, मृत पोषी एवं परजीवी। ठीक है, एक बार और देखिए, पोषण की विधि जो है स्वपोषी होती है, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, मृत पोषी एवं परजीवी। प्रजनन की विधि जो है संयुग्मन होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा को देखिए, यह कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक होता है। कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली जो है उपस्थित होता है। काय संरचना कोशिकीय होता है। ठीक है, पोषण की विधि स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी होता है। और प्रजनन की विधि जो है युग्मक संलयन एवं संयुग्मन होता है। ठीक है, फंजाई को देखिए, फंजाई में कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक होता है और कोशिका भित्ति जो है उपस्थित होता है सेलुलोज रहित और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। काय संरचना बहुकोशिक अदृढ़ उत्तक होता है और पोषण की विधि जो है परपोषी, मृत पोषी एवं परजीवी होता है। और प्रजनन की विधि जो है ये आपका निषेचन। ठीक है, चलिए प्लांटी में देखिए, प्लांटी जो है इसका कोशिका प्रकार कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, और इसमें जो है कोशिका भित्ति उपस्थित सेलुलोज रहित रहता है, सेलुलोज सहित होता है। ठीक है, सेलुलोज सहित होता है। उसके बाद देखिए ध्यान से, केंद्रक झिल्ली जो है प्लांटी में यह उपस्थित होता है। ठीक है, काय संरचना उत्तक या अंग होता है, टिश्यू या ऑर्गेन होता है। ठीक है, पोषण की विधि जो है स्वपोषी होती है, ऑटोट्रॉफिक होता है सब, प्रकाश संश्लेषी होता है सब। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें प्रजनन की विधि निषेचन के द्वारा होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कोशिका प्रकार एनिमेलिया में यूकैरियोटिक होता है और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। काय संरचना जो है उत्तक या अंग तंत्र के द्वारा जो है टिश्यू या ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम के द्वारा जो है इसमें काय संरचना होता है। पोषण की विधि जो है परपोषी, प्राणी संभोजी, मृत पोषी इत्यादि जो है एनिमिलिया में होता है। प्रजनन की विधि एनिमिलिया में कैसा होता है, तो निषेचन होता है। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए ध्यान से देखिए। अब कह रहा है कि सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया है। कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तालिका 2.1 जो ऊपर हम लोग देखे हैं, एक तरफ जो है कोशिका प्रकार, कोशिका और एक तरफ लक्षण
दिया हुआ था, एक तरफ 5 जगत दिया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ऊपर हम लोग तालिका 2.1 को जो है ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। आप जो है वीडियो को जो है पीछे करके भी आप देख सकते हैं कि 2.1 में कैसे तालिका हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों का कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगाइरा शैवाल। इस वर्गीकरण के में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी, ठीक है, के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों को कोशिका भित्ति काइटिन, ठीक है, जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। कवक का जो कोशिका भित्ति होता है काइटिन का बना होता है, याद रखेंगे। और हरित पादपों का जो होता है वो किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति हरित पादपों का सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को, अब चलिए आगे देखिए, चलिए देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है जी, तो कह रहा है इसमें कि सबसे पहले इसमें बोला है कि इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को, मतलब जब कवक का जो कोशिका भित्ति होता है काइटिन का बना होता है, हरित पादप का सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई जगत के अंतर्गत जो है रखा जा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो है रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है, जो न सिर्फ अकारिक कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जो है जातिवृत्तीय, ठीक है, जातिवृत्तीय पर आप लोग विशेष जो है फोकस देंगे, जातिवृत्तीय पर, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें जातिवृत्तीय हो और विकासीय संबंधों पर जो है आधारित हो। इस अध्याय में हम विटेकर साहब जो थे, इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटियम, एनिमिलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं। देखिए प्लांटी और एनिमिलिया जगत दोनों का एक एक चैप्टर है, इसके बाद वाला प्लांटी, उसके बाद एनिमिलिया, दोनों का जो है डिटेल में वहां पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। प्लांटियम, एनिमिलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे के 2 अध्यायों में अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो है मोनेरा जगत से लेकर के इसका जो भी है इसका पूरा फुल डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप ही के पास पहुंचे। ऐसे ही आप बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन से जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।